Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is determination of surface tension. Actually surface tension को measure करने के लिए हमारे पास दो methods होते हैं, drop weight method and drop number method. इन दोनों ही मेथड्स में हम दो लिक्विड्स लेते हैं, जिसमें से एक लिक्विड वाटर होता है. इसकी सरफेस टेंशन हमें डिफरेंट टेम्परेचर पर लिटरेचर में हमारी प्रैक्टिकल बुक में गिवन होती है, जबकि दूसरा लिक्विड चाहे वो ईस्टर है कोई या एसीटोन है या बेंजीन है, उसकी सरफेस टेंशन हमें फाइंड आउट करनी होती है. इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या होता है कि ड्रॉप वेट मेथड में हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करते हैं, पहले फिक्स, जैसे 100 या 50 या 20, तो हम 20 ड्रॉप्स का वेट वाटर का ले लेते हैं और 20 ड्रॉप्स ऑफ जो गिवन लिक्विड है जिसकी हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है, हम वो ले लेते हैं. और दोनों का वेट जो है, सपोज एक का M1 है दूसरे का M2, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनकी सरफेस टेंशन. तो γ1 अपॉन γ2 या आप इसको ρ1 अपॉन ρ2 कह सकते हो, इज इक्वल टू M1 अपॉन M2. अब इसमें क्योंकि सपोज ये वाटर है 2 नंबर का लिक्विड आपका वाटर है, तो अगर ये आपको नोन है, बुक में गिवन है, और M2 आपने फाइंड आउट कर लिया, वे करके आपने वाटर की 20 ड्रॉप्स ली और उसका वेट ले लिया, और लिक्विड की 20 ड्रॉप्स, सेम नंबर ऑफ ड्रॉप्स लेते हैं, उसका वेट ले लिया, तो तीन चीज अगर आपके पास नोन है तो फोर्थ आप फाइंड आउट कर सकते हैं. और इस मेथड में हम क्या करते हैं, क्योंकि 20 ड्रॉप्स का या 100 ड्रॉप्स का वे करना थोड़ा सा कई बार हमसे एरर हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कम लिक्विड होता है और उसमें छोटी सी भी एरर होती है, तो परसेंटेज वाइज उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है. तो इसका जो अल्टरनेट मेथड है ड्रॉप नंबर मेथड, इसमें हम सिंपली नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करते हैं. तो ये देखिए देखने में कैसा होता है और इसका हम परफॉर्मेंस कैसे करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की. ये इस तरीके से आपका स्टेगलेमोमीटर होता है. ये ऊपर वाली ट्यूब है, ये नीचे वाली ट्यूब है, और नीचे वाली ट्यूब के बीच में आप देख सकते हैं एक कैपिलरी है. मैं पास लाके आपको क्लोजअप दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको इसमें दिखाई दे कि इसमें एक कैपिलरी ट्यूब है. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका जो आप नीचे से ओरिफेस देख रहे हैं, ये आपको चौड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जो वाटर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ही आ रहा है. इसके ऊपर ये हम एक ट्यूब लगा देते हैं, रबर ट्यूब के ऊपर ये एक स्क्रू कॉक होता है. इसको आप चाहें तो ढीला और चाहें तो टाइट कर सकते हैं, लूज और टाइट एज पर योर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं. स्टेप नंबर 1 में हम इसे सिर्फ क्लीन करते हैं. क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमिक एसिड लेते हैं. क्रोमिक एसिड क्या होता है, आपने K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया एक बीकर में, उसमें आपने ऐड कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4. तो ये दोनों आपस में मिलके आपको देते हैं H2Cr2O7. दिस वन इज कॉल्ड क्रोमिक एसिड, और साथ में मिलता है आपको K2SO4. तो ये क्रोमिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसको हम लैब में जनरली ग्लासवेयर को साफ करने के काम में लेते हैं. ये ग्लासवेयर में से जितनी भी ग्रीस होती है, ऑयल होता है, उसको हटा देता है. साथ में अगर कोई पुराना केमिकल किसी स्टूडेंट ने इसको यूज करके ऐसे ही रख दिया था बिना वॉश किए, तो वो इसके ऊपर स्केलिंग कर देता है. तो ये क्रोमिक एसिड हर तरह से इसकी स्केलिंग को, ऑयलिंग को, ग्रीसिंग को हटा देता है. तो हम पहले इसे क्रोमिक एसिड से वॉश करते हैं. क्रोमिक एसिड से वॉश करते समय आप ध्यान देंगे कि ये ट्यूब इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रोमिक एसिड और H2SO4 दोनों ही एसिड इस ट्यूब को डिटीरियोरेट कर देते हैं, इसको क्रैक कर देते हैं बीच में से. तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को हटाकर और इसको पहले क्रोमिक एसिड से वॉश करते हैं, फिर इसको प्योर वाटर से, टैप वाटर से इसको हम वॉश करते हैं. जब ये पूरी तरह से वॉश हो जाता है, इसकी ग्रीसिंग हट जाती है, कैपिलरी भी खुल जाती है, फिर हम इसके ऊपर ये ट्यूब लगा देते हैं और ट्यूब के अंदर ये स्क्रू कॉक लगा देते हैं. अब आप देख पा रहे हैं कि स्क्रू कॉक में ये 2 प्लेट्स होती हैं. ये जो 2 प्लेट्स हैं,
इनके बीच की डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू कम या ज्यादा की जा सकती है। जब हम कम कर देते हैं तो यहाँ से एयर का फ्लो कम होता है, और जब हम इसको खोल देते हैं तो एयर का फ्लो यहाँ से ज्यादा होता है। जब एयर का फ्लो ज्यादा होगा तो एयर का प्रेशर भी यहाँ पे ज्यादा होगा और लिक्विड की ड्रॉप्स जल्दी जल्दी फ्लो होंगी। और जब हम इसको टाइट कर देते हैं तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है और लिक्विड का फ्लो भी धीरे हो जाता है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स धीरे धीरे पर मिनट गिरती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले इस तरह से वॉश करने के बाद, स्क्रू कॉक लगाने के बाद, हम एक बीकर में वाटर लेते हैं और इस बीकर में वाटर लेने के बाद इसके लोअर एंड को इसमें डिप करके और इसको खोल के, इसको लूज करके हम इसमें वाटर को सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, इस तरीके से। जब इसमें वाटर आ जाता है फिर हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्क्रू कॉक हम इसको टाइट कर देते हैं। और जब हम वाटर का लेवल देखते हैं, वो जो इसमें मार्क है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मार्क है जिसको मैंने ब्लैक कलर से थोड़ा सा इंडिकेट किया है। इस ब्लैक मार्क से ऊपर रखते हैं वाटर, और ऊपर रखने के बाद इसको हम हैंग कर देते हैं, क्लैंप कर देते हैं ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर। ब्यूरेट स्टैंड पे हम इसको वर्टिकल रखते हैं। कभी भी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इसको हम ऐसे टेढ़ा या इस तरीके से टेढ़ा नहीं रखते, हम इसको वर्टिकल रखते हैं ताकि एयर का प्रेशर इस पे सीधा बन सके। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसको ढीला या टाइट करते हुए नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो इससे गिर रही हैं, फ्लो हो रही हैं, उनको काउंट करते हैं कि पर मिनट 10 to 15 ड्रॉप्स होनी चाहिए। तो पहले हमें इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सेट करना होता है। तो अगर आपने इसको 10 पे, 12 पे, 13, 14, 15 कितनी भी ड्रॉप्स पर मिनट पे सेट कर दिया, मीन्स आपने इसको थोड़ा सा, आपको एफर्ट्स करने होते हैं, इसको लूज और टाइट करना होता है। कभी ड्रॉप्स 7-8 ही रह जाती हैं, कभी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो आपको इस तरीके से इसको सेट करना है कि पर मिनट नंबर ऑफ ड्रॉप्स 10 to 15 हो। मतलब हमें बहुत छोटी ड्रॉप्स भी नहीं लेनी और बहुत बड़ी ड्रॉप्स भी नहीं लेनी। जब ये सेट हो जाता है, अपने लास्ट प्रैक्टिकल में देखा था कि कैसे हम ड्रॉप मेथड से या ड्रॉप नंबर मेथड से सरफेस टेंशन फाइंड आउट करते हैं। आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम इंस्टेड ऑफ ड्रॉप नंबर हम सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करेंगे ड्रॉप वेट मेथड। ड्रॉप वेट मेथड के लिए जो हमारा बाकी का एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। मीन्स कि हम इसको पहले क्लीन करेंगे, इसमें लिक्विड लेंगे और पहले वाटर लेंगे। वाटर लेने के बाद उसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स सेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही लेवल यहाँ पे आएगा, फर्स्ट पॉइंट एक्स तक आएगा, तो जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स नीचे आ रही हैं उन ड्रॉप्स को हम एक अलग बीकर में या किसी और चीज में, हमें फ्लास्क में हम उसको कलेक्ट करते हैं। और ये बीकर या फ्लास्क आपका क्या होना चाहिए, ऑलरेडी वेट होना चाहिए। मीन्स आपको इसका वेट पता होना चाहिए। हम इसमें वेट जितना भी है हम उसको ड्रॉप्स को काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 और साथ में वेट ड्रॉप्स को इसमें कलेक्ट करते जाते हैं। और सपोज हमने 100 ड्रॉप्स ले ली। अब 100 ड्रॉप्स का वेट हम इसको डिजिटल बैलेंस पे रख के ले लेते हैं। उसमें से फ्लास्क का या बीकर का वेट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ड्रॉप्स का वेट, फिक्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स का वेट। अगर 100 है तो 100 और 50 है तो 50 ड्रॉप का वेट आ जाएगा। किसके लिए, वाटर के लिए। तो हम पहले वाटर के लिए 3 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि 100 ड्रॉप्स लेंगे, 100 ड्रॉप्स का हम वेट लेंगे और वेट लेने के बाद हम उसका मीन ले लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा M2। फिर हम इसी सेम स्टेग्लोमोमीटर में सेम स्पीड सेट करने के बाद ड्रॉप्स की, हम लिक्विड को फिल करने के बाद हम 100 ड्रॉप्स, पहले हमने 100 लिया, अभी भी हम 100 ड्रॉप्स लेंगे, उनको वापस क्लीन एंड ऑलरेडी वेट बीकर के अंदर इसको कलेक्ट करेंगे। और जब ये कलेक्ट हो जाएंगे 100 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, हम उसका वेट लेंगे और उसमें से बीकर के वेट को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट इसी एक्सपेरिमेंट को हम 3 टाइम्स करेंगे। तीनों बार जो 100 ड्रॉप्स का वेट आएगा
वो उसका मीन होगा हमारा M1। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में अगर ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें केवल 4 क्वांटिटी हैं, ρ1, ρ2, M1, M2। M1 क्या है? लिक्विड की 100 ड्रॉप्स का वेट। M2 क्या है? वाटर की 100 ड्रॉप्स का वेट। और ρ2 क्या है? वाटर की सरफेस टेंशन। तो हम गिवन लिक्विड की सरफेस टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ρ1 विल बी इक्वल टू M1 इंटू ρ2 डिवाइड बाई M2। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं, पर क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमें बार बार वे करना पड़ता है खाली बीकर को और फिर उसके बाद 100 ड्रॉप्स के साथ बीकर को, और ये 3 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है वाटर के साथ, 3 बार करना पड़ता है हमें गिवन लिक्विड के साथ। तो इतनी बार वेइंग में स्टूडेंट से जनरली एरर हो जाती है, तो इसी के कारण हम इसके कंपैरिजन में इस मेथड को ज्यादा फेवर करते हैं।